प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और अभी हमारे साथ है रंजित त्रिपाठी जी। रंजित सर, बहुत बहुत स्वागत कई दिन बाद। नमस्कार, नमस्कार। जी, रंजित सर, हमारी आपकी पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी कि भारत में टेक्निकल एडवांसमेंट्स क्या हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल एडवांसमेंट्स क्या हो रहे हैं, उस पे चर्चा करने का। और मेरे ख्याल से आप एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हैं। उस पर मैं जानना चाहूंगा कि भारत की एक बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन मीन्स वी नीड एनर्जी। एनर्जी कंजम्पशन हमारा ह्यूज है और ये बढ़ता जा रहा है। पर्टिकुलरली बहुत जो हैवी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सामान है, एसी है या कुछ भी है, फिर हमको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हमको उसमें भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। फिर हमको ट्रांसपोर्टेशन भी, चूंकि क्या है, पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंस कम करनी है, तो उसमें भी आजकल जो ईवी चल रही है हमारी इलेक्ट्रिकल, तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कैसे करेंगे? तो अभी मोदी जी ने एक सपना, मतलब संकल्प लिया, और आई थिंक इट इज गोइंग टू बी देयर, कि हम सोलर पैनल्स के माध्यम से कम अपने शहरों में जितनी हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, जो घरों में कंज्यूम होती है, वो तो हम कम से कम अपने ही छतों पर पैदा कर सकते हैं। ठीक है, पर सोलर पैनल से एनर्जी प्रोड्यूस करने का मतलब है कि आपको सरफेस एरिया बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब नंबर ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया कि आप कितने एरिया पर लगा रहे हैं। इसके लिए आप अपने खेत नहीं बर्बाद कर सकते। इसके लिए आप अपनी जो दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ पे जो जिस लैंड का बिल्कुल उपयोग नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं या घरों की छतों पे लगा सकते हैं। तो पर नंबर ऑफ सोलर पैनल्स तो बहुत ज्यादा चाहिए सर। और इतनी सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग, शायद उसका फिर रॉ मटेरियल कहीं से आता होगा, सिलिकॉन बेस्ड होता है, जैसा भी होता है। तो क्या भारत ये सोलर पैनल भी मैन्युफैक्चर कर रहा है? इसकी टेक्नोलॉजी में कोई विकास हो रहा है? इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है? या हम सोलर पैनल्स के लिए बाहर पर निर्भर? जी रंजन सर। जी, देखिए एनर्जी जो है एनर्जी एक समस्या जो सिर्फ़ भारत की समस्या नहीं, ग्लोबल समस्या है। और वो हम्म, एनर्जी दूसरी चीज़ है, इस एनर्जी से ख़ैर एनर्जी के बहुत सारे माध्यम में आपको एनर्जी मिल तो जाएगी, लेकिन हम्म, उसमें बहुत सारी एनर्जी ऐसी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज़ नहीं होती, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज़ से हम लोग एनर्जी पैदा करते हैं। नॉन रिन्यूएबल हम्म, एनर्जी सोर्स हुआ मतलब एक बार उसको आपने प्रयोग किया, उससे एनर्जी बनाई, दोबारा उसको आप प्रयोग में नहीं ला सकते। और ऐसे एनर्जी बनाने से बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप हम्म, देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और तमाम मतलब एनवायरमेंटल इफेक्ट अब बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए थर्मल पावर स्टेशन है, आप कोयला जलाते हैं, कोयला जलाने से पानी का स्टीम बनाते हैं, उससे आपका जो है बिजली पैदा होती है। मतलब एक पूरा प्रोसेस जो है उसी तरह से हम्म, अगर आप डैम्स बनाते हैं तो आपको उतना बड़ा वाटर फ्लो चाहिए, रिजर्वायर्स चाहिए, है ना? हम्म, हम्म, वाटर के तो वो भी कंस्ट्रक्शन वजह से बहुत लंबा समय लगता है उसमें। प्लस उसके अंदर में आप देखेंगे ये टिहरी बांध, उसकी वजह से पूरा का पूरा टिहरी डुबाना पड़ा, काम पूरा एक जिला ही खत्म हो जाता है। तो वो आप हर जगह बना भी नहीं सकते। हर जगह बना भी नहीं सकते। तो इसलिए अल्टरनेट एनर्जीज की बहुत जरूरत है, चाहे वो आपकी व्हीकल न्यूक्लियर चलाने के प्लांट्स। लिए हो। न्यूक्लियर मैं प्लांट्स। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जी। तो जी। जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। तो पहली चीज है। और उसके लिए जो जो जरूरी चीज है कि हम हमारे तो सबसे बड़ा एक जो फ्यूल का जो जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत है, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। कि आप लाख प्रोडक्शन कर लें, लाख सब चीज कर लें, लेकिन विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आप कुछ नहीं कर सकते। तो ट्रांसपोर्टेशन के में जो एनर्जी यूज होती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जिसके ऊपर में मतलब भारत में खुद का अपना पेट्रोलियम रिजर्वायर बहुत कम है, क्रूड ऑयल रिजर्वायर बहुत कम है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में भी बहुत असर पड़ता है। तो हमको तमाम चीजों के लिए अपने खुद पे डिपेंडेंट होने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। एक जो बहुत बढ़िया माध्यम है जिसमें कि हम इमीडिएट जो हम मतलब घर घर जो व्यवस्था लागू करके उस व्यवस्था से बिजली चालू पैदा कर सकते हैं, वो है सोलर पैनल्स। सरकार जो है उसमें सब्सिडी भी दे रही है। आप 4 किलोवाट का सोलर पैनल लगाइए, 20 से 25 यूनिट पर डे वो बिजली पैदा करके दे देगा, विच इज वेरी सफिशियंट फॉर एनी मिडिल क्लास हाउस। तो आप वो अब क्या होता है कि हर जगह पे सोलर पैनल आप देखिए, मतलब इमेजिन कीजिए इतना ह्यूज मास, इतना बड़ा
कंस्ट्रक्शन। अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, जैसे हम लोग लखनऊ जैसे थोड़े छोटे शहरों में रहते हैं, सबके पास इंडिपेंडेंट हाउस होता है। लेकिन अगर आप शहरों में चले जाएँ तो वो अपार्टमेंट्स हैं। 20-20, 30-30, 40-40 मंजिल का अपार्टमेंट है, वो अपार्टमेंट पे कितना बड़ा आपको सबको बिजली देनी है, तो सोलर से कैसे बिजली देंगे? चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो लेकिन क्या होता है अगर हम उन अपार्टमेंट वाले शहरों को छोड़ दें, हमारे जैसे जो 2 टायर, 3 टायर शहर हैं, कस्बे हैं, गाँव हैं, इनकी अगर बात करें, तो अगर हम यहाँ पे सोलर पैनल्स को से बिजली पैदा करें और खुद अपना बिजली पैदा करें, उससे हम सरकार की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। क्योंकि जो हमने बिजली पैदा की, सरकार जैसे एक इसमें सिस्टम है, मान लीजिए आपने 20 यूनिट आपकी सोलर पैनल ने पर डे बिजली पैदा किया और आप उसमें से 15 यूनिट ही यूज करते हैं। लास्ट में जाके आपके पास कुछ 150 यूनिट बिजली आपकी एक्स्ट्रा हो गई, वो सरकार आपसे ले लेती है। और जब ईयर एंड होता है तो उसका आपको आया है स्कीम कि ईयर एंड जब होगा तो मार्च जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसमें सेटलमेंट होकर के बैलेंस पैसा भी आपको ट्रांसफर हो जाता है। तो आपने तो बिजली पैदा करके खुद के लिए ना सिर्फ बिजली फ्री करी, अगर कुछ एक्स्ट्रा बिजली पैदा की है तो वो दूसरों को देने के लिए आपने सरकार को बिजली भी सेल कर दी है, आपका भी प्रॉफिट आता है। ये चीज ये की बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसके लिए सरकार तरह तरह की सब्सिडी भी दे रही है। प्लस इतना बड़ा आप सोचिए कि जब आप सोलर पैनल्स लगाएंगे तो आपको पावर स्टेशन से बिजली की जो रिक्वायरमेंट है शहर को, वो बहुत कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है वो भी कम होगा, क्योंकि आपको जहां पे बिजली की थर्मल पावर स्टेशन पे ही मोस्टली जगह बिजली जाती है, तो उस पर डिपेंडेंस कम हो गया। अब भारत में नेक्स्ट चैलेंज आता है ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का। सबसे बड़ा विश्व का मैन्युफैक्चरर चीन है। हम पहले चीन से इंपोर्ट करते थे। तमाम कंपनियां थी जो चीन से इंपोर्ट करती थी और इंपोर्ट करने के बाद में उसको या तो अपने नाम से बेचती थी या सीधे उसी चीनी नाम से ही बेचा जाता था। लेकिन इधर बीच में बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जैसे टाटा सोलर है, विक्रम सोलर है, महिंद्रा भी है, रिलायंस इज आल्सो एंटरिंग इनटू सोलर एनर्जी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे, ये भारत में ही पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में ही काफी बड़े स्तर पे हो रही है। लेकिन अभी उतनी नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट भारत की ही प्रोडक्शन से पूरी हो जाए, तो हम इसमें बहुत सारा चीन से भी लाते हैं। तो भारत में इसका प्रोडक्शन काफी कंपनी ने चालू कर दिया है, और भी कंपनीज हैं जो आ रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम सोलर पैनल के क्षेत्र में जल्दी ही अगले कुछ 2 साल 3 साल में पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे। जी। जी रंजन भाई, मैं सोलर की जहाँ बात हो रही है, बहुत पहले ये प्रक्रिया जो है गुजरात में शुरू हुई। और सोलर पे अक्सर लोग बोलते हैं कि सोलर जो पावर प्रोड्यूस करता है उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है कंपेरेटिव टू जो घरों में हमको बिजली मिलती है। पर सोलर के साथ बड़ी एक फायदा ये है कि जहाँ पैदा हो रहा है वहीं खर्च हो रहा है। अदरवाइज अगर जैसा आपने बताया थर्मल प्लांट्स होते हैं या हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं। तो वहां पे क्या है कि बहुत हाई बहुत हाई एम्पियर करंट पैदा होता है, फिर उसको उसकी वोल्टेज बहुत हाई की जाती है ट्रांसमिशन के लिए। बहुत सारे सब स्टेशंस लगते हैं। उसके बाद जब आपके पास वापस आता है तो फिर उस करंट को हाई किया जाता है ट्रांसफार्मर्स के माध्यम से। तो इसमें ट्रांसमिशन लॉस भी बहुत होता है। और इसके लिए कि अपने आप में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है कि जहां पर पैदा हो रहा है वहां से हम अपने यहाँ ले रहे हैं। और सोलर जो पावर की क्वालिटी पैदा करता है वो उतनी ही ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो सकती है। तो बहुत ज्यादा हमको वोल्टेज वेरिएशन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हम उसी से भी बचते हैं। और ऑफ कोर्स जब हम ट्रांसमिशन कॉस्ट्स को भी जब जोड़ते हैं तो हमको जो बिजली मिलती है सरकार से, वो कहीं ज्यादा महंगी पड़ती है कंपेरेटिव टू आज अगर हम सोलर से कंपेयर करें। और ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर हम ये खुद मैन्युफैक्चर भी करने लगे। आज जो मैं एक्चुअली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक लखनऊ में कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर सबसे ज्यादा अभी तक सोलर इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग उसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। और बेसिकली पब्लिक की जो सबसे बड़ी समस्या होती है आम घरों की, मुझे कोई अगर सामान खरीदना है तो मैं उसके टेक्निकल एडवांटेज देखूंगा, लेकिन मैं उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखूंगा। तो अक्सर लोग को लगता है यार ये 3 लाख 4 लाख रुपए का सोलर लगवाएंगे, तो 3 लाख 4 लाख रुपए एक मिडिल क्लास के पास अचानक से बजट होता नहीं। तो आज की डेट में देर आर मेनी कंपनीज जो फाइनेंस करती हैं। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, आपने गाड़ी फाइनेंस कर ली। आज की डेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी फाइनेंस पे चलती है। वैसे ही सोलर में फाइनेंसेस आ चुके हैं, बहुत सारी कंपनी इकोफाई है, बहुत सारे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अगर आप एलिजिबल हैं, आप सोलर लगवाना चाहते हैं, आपको 4 लाख जो है आपको लोन मिल जाएगा।
उससे क्या होता है कि इमीडिएटली आपका जो बिजली बिल है, अब आपको वो नहीं देना, आपको ईएमआई देनी है, तो आपका खर्चा उतना ही चल रहा है, और हो सकता है ईएमआई कम पड़े। और जैसा आपने बताया, साल के अंत में आपको बैलेंस अमाउंट भी मिलता है अगर आपके यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। और जो हमारी ज्योग्राफी है उसमें तो भाई फरवरी से लेकर नवंबर तक तो मतलब 8-10 महीना प्रॉपर सनलाइट मिलती ही मिलती है, बीच में बारिश का थोड़ा मौसम रहता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर, और ये जो कॉस्टिंग है जो 4 लाख 3 लाख है, अगर हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लगते हैं, और आपने जो टेक्नोलॉजी बताई उसमें भी अगर उसके माध्यम से करते हैं, तो हमारी कॉस्टिंग अगर कम होती है, तो ये तो हम जगह जगह लगा सकते हैं भाई। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंस। तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग बता रहे हैं कि भारत सरकार, भारत जब अब स्वयं अपने सोलर पैनल्स की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है विद न्यूअर टेक्नोलॉजी, तो डू यू थिंक दिस विल रिमूव, मतलब दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट, एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा? इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जी। भी कवर करती है ये बात? जी। जी। तो देखिए सोलर पैनल बनाने की जो सबसे रिलायबल टेक्नोलॉजी है दैट इज़ सिलिकॉन बेस्ड। हम्म। सेमीकंडक्टर वापिस फिर से इसमें आ जाता है। तो आप हम्म। जब उसके ऊपर में जब बेसिकली क्या होता है कि आप एक मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर में तमाम केमिकल कंपोजिशंस हैं, उसको आप एक हम्म। सबस्ट्रेट बोला जाता है, एक बले प्लेट पे उसकी कोटिंग कर देते हैं, हम्म। उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स वगैरह कर देते हैं। इट्स लाइक हम्म। मैन्युफैक्चरिंग जो है एक प्रोसेस जो उसका होता है। तो उसमें एक जो सिलिकॉन मटेरियल यूज़ होता है, वो सबसे रिलायबल है, लेकिन बहुत वो एक्सपेंसिव पड़ता है। मेनली क्या होता है कि जब आप इन चीजों को जब आप बनाते हैं तो दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, और रहना इनको मॉइस्चर और हम्म। ऑक्सीजन में ही है। तो मेनली क्या होता है हम्म। कि जो एक्चुअल सर्किटरी होती है, जो एक्चुअल चीज होती है, वो आपके ऊपर नहीं होती है, वो एनकेप्सुलेटेड होती है एक लेयर से। उस लेयर को सिलिकॉन में इनकैप्सुलेट करना भी इजी है, और सिलिकॉन इतना ज्यादा मॉइस्चर और ऑक्सीजन से वो इफेक्टिव भी नहीं होता है, मतलब बैड इफेक्ट उसका वो खराब नहीं होता है। लेकिन एक दूसरा मटेरियल, एक रशियन साइंटिस्ट है पेरोस्काइट्स, उन्होंने पेरोस्काइट नाम था उनका रशियन, उन्होंने एक पेरोस्काइट मटेरियल बनाया जो कि सिलिकॉन के जैसी ही प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन उसके साथ में सबसे बुरी बात यह है कि वो मॉइस्चर से बहुत जल्दी खराब होता है। अब हम्म। सोचिए कि अगर उससे सोलर सेल बनाए और मॉइस्चर तो 3 महीना हमारे यहाँ तो बारिश रहती है लंबी चौड़ी। तो हम्म। चैलेंजेस थे, उस चैलेंजेस को भारत के कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे आईआईटी कानपुर है, और आपका आईएससी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे ने भी इस पे बहुत अच्छा काम किया है। और इसी तरह हम्म। से जो 3-4 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, अब तो मतलब काफी हैं जिन्होंने इस पेरोस्काइट मटेरियल को इनकैप्सुलेट कर लिया। इनके इनकैप्सुलेट करने का मतलब कि आपने उससे पैनल बनाए, उससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी बनाई, और उसके ऊपर में जिस तरह से आप सिलिकॉन को इनकैप्सुलेट करके एटमॉस्फेयर से बचा लेते हैं, उसी तरह से इसको भी आप इनकैप्सुलेट करके एटमॉस्फेयर से बचा लेंगे, तो ये उतनी ही लाइफ रहेगी जितनी आप सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल की है। तो लेकिन इसका क्योंकि ये मटेरियल ज्यादा है, ये आप इसको बना भी हम्म। सकते हैं, तो ये सिलिकॉन के कंपैरेटिवली ये बहुत कम दाम में आएगा। तो मुझे लगता है कि काफी कंपनियां हैं जो कि आर&डी बेस्ड जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि टाटा सोलर या लैंको सोलर जैसी हम्म। कंपनियां हैं, या आपका महिंद्रा जैसी कंपनियां, इन्होंने बहुत क्लोज कोऑपरेशन में और कोलैबोरेशन में काम किया है इन इंस्टीट्यूट के साथ में जिन्होंने इसको डेवलप किया है, आईआईटी कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, इनके साथ में। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुई है, तो ये उनको ट्रांसफर्ड है, और वो लोग अपना, मुझे लगता ही है कि ये पैनल्स इस पेरोस्काइट मटेरियल से बना हुआ पैनल्स ला रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे आने वाले समय में शायद 1 साल या 2 साल के बाद जब पूरी तरह से वो टेक्नोलॉजी कमर्शियल हो जाएगी, तो सोलर पैनल के दाम और कम हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब जी। ये नहीं है कि हम अभी ना लगाएं, अभी भी लगा सकते हैं, तब तक उस 1 साल में जो है कवर अप हो ही जाएगा, हमने जो लगा लेंगे वो। तो मैं ये इसी है। पे आ रहा। दूसरी चीज ये है कि जी। जी, जी बताइए। नहीं, आप बताएं पहले। नहीं, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था सर, जो आपने कहा कि सोलर पैनल्स का, तो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो काम कर रहे हैं। हमारा उनके साथ भी टच है। उन्होंने फोटो मतलब इलेक्ट्रोलाइजर्स करके जो है कुछ एक बेसिक बहुत छोटे यूनिट्स बनाए हुए हैं, और सीएसआईआर के हैं वो इंस्टीट्यूट्स, जिससे हम सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 30-40% तक बढ़ा सकते हैं। उन्होंने किसी और पर्पस के लिए बनाया, बट दैट इज वर्किंग वेरी फाइन। और जो लोग सोलर पैनल लगवा लेते हैं, अगर बाद में वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, तो उससे भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जी, आप कुछ कह रहे थे सर। तो ये तो सोलर का हो गया। सोलर जो है
जैसा आपने बताया था कि सोलर पैनल फॉर एग्जांपल मेरे घर के रूफटॉप पे लगेगा, यहीं बिजली बनाएगा, यहीं पे मैं इसी खपत कर लूँगा, इसके लिए जगह-जगह ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अब जैसे एक इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्रीज़ लखनऊ में भी चलती, हर जगह चल रही है, तो लखनऊ को इंडस्ट्री चलाने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए जिस इंडस्ट्री को के ऊपर रूफटॉप पे जो लोग बड़ा पैनल्स लगा सकते हैं, जो लोग ज़्यादा वो अपनी खुद की बिजली भी पैदा कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। प्लस उनको पावर स्टेशन से भी बिजली जो उनको बैकअप में हुँ, मिलती है, वो भी यूज़ कर हुँ, सकते हैं। एक और जो हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में, जैसे आपने बीच में बोला था न्यूक्लियर एनर्जी का आपने कहा था, तो न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत हाईली एफिशिएंट है। एक जगह पे आप लगाएंगे इसको बहुत अच्छी खासी बिजली आप पैदा कर सकते हैं। और लेकिन उसकी भी बिजली को आपको ट्रांसफर करने के लिए एग्जैक्टली वही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पड़ते हैं जो आपने थर्मल पावर स्टेशन से लगाया है। आपने ट्रांसमिशन लगाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिफरेंट डिफरेंट पावर स्टेशन, फिर एक मोहल्ले का ट्रांसफार्मर, ये सब चीजें लगाना पड़ेगा, पूरा बिजली के खंभे तार वार लगाने पड़ते हैं। लेकिन न्यूक्लियर का एक फायदा यह है कि न्यूक्लियर बहुत अच्छी खासी एनर्जी पैदा कर सकता है छोटे छोटे रिएक्टर से भी। लेकिन लेकिन इसके साथ में दूसरी जो समस्या आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चरल समस्या। क्योंकि आप जहां पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाएंगे, एक नॉर्म है, इंटरनेशनल नॉर्म है, उसके उतनी विसिनिटी में कितने आसपास में लोग नहीं होने चाहिए, वो कहाँ पे उसका लोकेशन होना चाहिए, उसके अंदर जो पावर प्लांट बन पावर जनरेशन हो रहा है, उस पावर जनरेशन की अंदर की जो सेफ्टी नॉर्म्स, दे आर हाईली एक्सपेंसिव, क्योंकि मैं काम करता हूं तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थर्मल पावर स्टेशन से इनका बिजली सस्ता पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज वेरी ह्यूज, कई गुना ज्यादा हो जाता है एक थर्मल पावर स्टेशन से। तो तो हम हमें थोड़ा इन उसके इनको ऊपर जो है, बनाने में इनको बनाने में समय भी बहुत लगता है। जी, समय ही बहुत लगता है। और इसके लिए मतलब हम दो ही तीन चार कंट्री है जिनके पास इसकी एक्सपर्टीज है, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, जापान है, भारत, इसकी चाइना भी है। भारत जो है इसकी रिएक्टर का जो है टेक्नोलॉजी काफी हद तक बनाने मतलब बनाता ही है, लेकिन मेन कंपोनेंट, अच्छे कंपोनेंट अभी तक हमारा रूस से इसका बहुत अच्छा संबंध रहा है, तो रूस से मिलता रहा है। और फ्रांस से हमारा एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो फ्रांस हेल्प अस वेरी वेरी नाइसली इन acquiring this reactor, in manufacturing this reactor or getting a reactor directly from them। तो हम है, अब हम ना खुद का भी रिएक्टर अगर बनाएंगे तो हमारा और सस्ता हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर के इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और एक बार अपने इक्विपमेंट यूज किया और अगर आपने उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के बाद में अगर वो एक्टिव लाइन में है जहां पे आपका रेडियो एक्टिव रिएक्ट हो रहे हैं चीजें, फिर उसका उसका डिस्पोजल इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इन चीजों को लेकर के हम जगह जगह पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं भी लगा सकते हैं, इसलिए लिमिटेड ही लगेगा। दूसरा जो हमारा जो हमारे मतलब मेन सोर्स ऑफ जो बिजली है वो तीन ही है, आपका हाइड्रो थर्मल स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन और न्यूक्लियर। तो तीनों का हमने बता दिया कि जैसे थर्मल पावर स्टेशन भी के लिए भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आप हाइड्रो हर जगह जगह लगा नहीं सकते, न्यूक्लियर जगह जगह लगा नहीं सकते, उनका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज टू एक्सपेंसिव। तो हमें अपने ही इकोनॉमी को सुधारने के लिए, हमें अपने ही इकोनॉमी को बचाने के लिए या और मजबूत बनाने के लिए हमें सोलर पैनल पे एक एक नागरिक को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। खुद का बनाइए, खुद का कंज्यूम कीजिए, जो थर्मल पावर स्टेशन की या न्यूक्लियर की या इनकी बिजली है वो जाने दीजिए अन्य कामों में, जैसे बड़े प्रोडक्शंस में। मान लीजिए भारत का ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है, इनके तो पूरे की पूरी रिफाइनरीज और प्लांट्स हैं जो चलेंगी। बड़े बड़े हमारे कॉर्पोरेट या भारत सरकार के हाउसेस हैं, भारत सरकार की कंपनी, उनको भी बिजली चाहिए, ये उधर जाने दीजिए, हम खुद अपनी बिजली पैदा करके पावर स्टेशन से करके खुद की चालू करें। नेक्स्ट जो व्हीकल की एनर्जी की बात होती है, जी हुँ, नहीं, नहीं आप कहिए सर, प्लीज़, प्लीज़। जी। हाँ, तो नेक्स्ट जो होती है हमारा जो व्हीकल का एनर्जी का बात होता है, आजकल बहुत चल रहा है ईवी ईवी ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें कि लिथियम बैटरीज का चल रहा है, बट लिथियम बैटरीज क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली हम मैं उन लैबों में काम करता हूँ, उन साथ में कोलेबरेट करता हूँ जहाँ पे ये बैटरीज पे और सब चीजों पे काम होता है, तो हाँ उसकी चैलेंजेस भी हैं। लिथियम इज ए वेरी वेरी एक्टिव मटेरियल। लिथियम आपको ऐसे एयर में एक्सपोज नहीं कर सकते। एयर में एक्सपोज होते ही लिथियम ही एक ऐसी चीज है जो इनर्ट गैस नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है।
नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है लिथियम हुँ, इमीडिएटली। हुँ, तो यू कैन नॉट यूज हुँ, लिथियम, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। लेकिन ये तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपने लगा दिया, बना दिया, बट नेक्स्ट चैलेंज जो आता है वो आता है आपका लिथियम के। चलिए आपके और भी मिल गए हैं भारत में बहुत ज्यादा, वर्ल्ड वाइड मिलते ही रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हर बैटरी का एक लाइफ है। हुँ। लाइफ उस बैटरी का गया तो उसके बाद में जो डिस्पोजल होगा, जो कचरा बनेगा आने वाले 15 साल के बाद, 10 12 के में, दैट विल बिकम अ वेरी ह्यूज चैलेंज। तो इसीलिए ईवी में अभी तो बैटरी, बट मैं भी ये मान के चलता हूं कि जो मैं देखता हूं कि बैटरी के अलावा जो दूसरे ग्रीन फ्यूल्स हैं उसके ऊपर बड़ी जल्दी शिफ्ट होगा, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल है। जी, यस। नहीं, हाइड्रोजन मैं फ्यूल है। हाइड्रोजन पे हुँ, हाँ, उस पे शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तो ईवी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोगों ने मान लीजिए स्कूटी ले लिया या एक मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिकल ले लिया, एक कार ले लिया आपने तमाम। लेकिन जब आप कुछ समय के बाद में आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की चलेंगी और फिर उनके बैटरी का कचरा, उसका डिस्पोजल विल अगेन विल बिकम अनदर एनवायरमेंटल डिजास्टर। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज अ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन जो है फ्यूल। बड़ा उसके लिए बहुत सिंपल जो फार्मूला है जी। मैं अब सर उसमें मैं इंटरप्ट करूँगा क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से मेरा काम है पानी पे, तो सीवरेज से हम हाइड्रोजन कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसमें उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती है इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस के थ्रू में। ठीक है, तो कुछ उसमें होते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ नॉन कंज्यूमेबल होते हैं, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह पे। ऑलरेडी टेक्नोलॉजी हम लोग की पार्टनरशिप हो रही है जिसमें हम सोलर से ही हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, क्योंकि हम उसमें सोलर पैनल से जो अ, बनने वाली एनर्जी है, हम उसी से ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। और जो सरकार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाती है, बहुत सारे बड़े-बड़े प्लांट्स लगाती है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्चा करती है पानी को साफ करने के लिए, हम वहां से हाइड्रोजन जनरेट करके, और जब वहां से हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आप जो बता रहे हैं कि भविष्य की ट्रांसपोर्ट पर इस्तेमाल होगा, और उसके भी हाइड्रोजन के भी ट्रांसपोर्ट के अपने मैकेनिज्म्स होते हैं। और दर्शकों के लिए बता दें कि इतने कॉम्प्लिकेशंस के अलावा इथेनॉल बेस्ड, मिथेनॉल बेस्ड भी हाइड्रोजन जनरेट हो रहा है। जो लोग गन्ने की खेती करते हैं या चीनी मिलों से इथेनॉल बनता है, या वहां से भी उस प्रक्रिया से भी हाइड्रोजन जनरेट होता है और वो सस्ता भी पड़ता है। तो उस पे भी बहुत वर्क हो रहा है कि भविष्य में जैसा आपने बताया कि हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी द फ्यूल। जी, जी। हाँ, तो वो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं काम कर रहा था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जी। तो मेन चीज है कि हाइड्रोजन फ्यूल को जो यूज करना है वो फ्यूल यूज करने से बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए कोई चीज को जलाना पड़ता है। जलेगा, हम्म, हीट पैदा होगी, तभी आपकी हम्म, एनर्जी पैदा होगी। पहले आप जो भी चीज होती है उसको जलाते हैं। हमारे कार में भी जो पेट्रोल होता है वो जलाया जाता है, वो जलता है अंदर, जलता है तो उससे हम्म, हीट एनर्जी पैदा होती है। हीट एनर्जी को हम्म, मैकेनिकली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उसको मोशन मिलता है तमाम पार्ट्स को, और वो हम्म, चलता है। तो हीट हम्म। एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट जो कन्वर्ट किया। साइंस की बात आए बताए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज होता है हर जगह पे। वो तो उसी तरह से काइनेटिक जो मोशन को सर रोटेटरी मोशन में, काइनेटिक मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं पिस्टन्स के थ्रू। एग्जैक्टली exactly. जी। हाँ, तो हाइड्रोजन जो है वो फिलहाल अभी इसीलिए भी फ्यूचर दिख रहा है क्योंकि जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं यानी उसका कंबशन करते हैं। आज की डेट में जब हम पेट्रोल का कंबशन कर रहे हैं तो उससे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। नॉक्स बोलते हैं, NO और NO2, SO2 और कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकलती हैं। तो उससे जो है एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है। एयर पोल्यूशन होती है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि तमाम जो है सुरक्षा के नियम अपनाए जाते हैं कि आपको गाड़ी का पोल्यूशन चेक कराइए, ये कराइए, तमाम चीजें होती है। बट हाइड्रोजन भी जब जलाया जाएगा तो हाइड्रोजन की बर्निंग से एक जो समस्या है CO2 नॉक्स निकलने की, वो नहीं रहेगी। तो ऐसा एक माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली जो भी हमारी एनर्जी बेस्ड व्हीकल्स हैं या और भी जगह पे, उसमें जब आप जला ही रहे हैं और एनर्जी पैदा कर रहे हैं तो यू कैन यूज इट नॉट ओनली फॉर योर व्हीकल बट आप और भी बिजली पैदा करने के लिए। शायद हाइड्रोजन तो इतना ज्यादा ज्वलनशील या इन्फ्लेमेबल होता है कि आप तो
उसी से हाइड्रोजन रिएक्शन इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अगर आप हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन का मेल करा दें तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, जो कि आपके मदर ऑफ एटॉमिक बम होता है, ब्रह्मास्त्र, जिसको किसी जमाने में शायद बोला गया रहा होगा, अगर हम पौराणिक तथ्य बात करें। और जो कंबशन से तो सूरज कंबशन से तो जी, सूरज में जो रिएक्शन होता है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर तो फ्यूजन हाइड्रोजन, रिएक्शन, हाइड्रोजन हीलियम हाँ, यस, गेट्स तो कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन जो हीलियम। है, हाँ, हाइड्रोजन जो है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, जिसको बर्न होने से काफी एनर्जी मिलती है, और वो हम यूज करेंगे। और हाइड्रोजन बर्न करने से अगर हमारे एनवायरनमेंट को फायदा मिल रहा है या हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे ये जो है ये एक फ्यूचर होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भारत के लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो, जो भारत को लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है। वी हैव गॉट हम्म, गुड सी वाटर। हम इस कोस्टल लाइन को यूज करके उस वाटर से, सी वाटर से ही भी कैसे हाइड्रोजन जनरेट किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट रेडी है, वो यूज किया जाएगा। उससे हमारे पास पानी है, हमारा जोग्राफिक लोकेशन बहुत हमें वो करता है कि पानी है। यस। सीवेज है। तो हाँ, तो उससे जो है हमारा हाइड्रोजन प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। तो भारत में एक जो हम देखा जाए तो हमारे पास आने वाले टाइम पे सोलर पैनल प्रोडक्शन के लिए हमारी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, मटेरियल तैयार है, कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अगर जब इसमें आ जाती हैं तो एक बड़ा बूस्ट मिलता है। तो हमारे पास चाहे वो लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हो, या हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाने के लिए हो, जाहिर सी बात है, मैं लिथियम को पूरी तरीके से मैं नकार नहीं रहा हूँ। लिथियम बैटरीज, हमारे जो लेड एसिड बैटरीज अगर यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में इन्वर्टर के लिए या कार के लिए जो यूज करते हैं, इसको अगर हम रिप्लेस करके यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज लगाएं तो उनका लाइफ भी ज्यादा और एफिशिएंसी भी ज्यादा है। तो लिथियम आयन बैटरीज भी बनाने के लिए जो बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ चुकी है, टाटा अपना खुद का बना रही है, रिलायंस इज इन्वेस्टिंग ह्यूज इन जामनगर फॉर लिथियम आयन बैटरीज। तो जो हमारे जो बड़े उद्योग हैं जब इन एनर्जी फील्ड में उतर रहे हैं, तो हमें लगता है कि फ्यूचर में जो एनर्जी डिमांड भारत की होगी वो ग्लोबली एक अच्छी खासी ही है, और हम हमारी रिक्वायरमेंट हम खुद से मीट आउट कर सकेंगे। जी, और ये ज़रूरी इसलिए है, दर्शकों को लग सकता है कि हम लोग बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं और एनर्जी का हमारी लाइफ पर क्या असर। कुछ दिन पहले ट्रकों की हड़ताल हुई थी, 3 दिन की हड़ताल हुई थी, लोगों को पेट्रोल पंप पे लाइन लगानी पड़ी थी। तो पेट्रोल, डीज़ल आपके आम जीवन को, ट्रक हड़ताल कर देते हैं तो आपके सारे सामान के दाम बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन पर तलवार लटकती रहती है सदैव, अगर पेट्रोल, डीज़ल की आवाजाही या किसी प्रकार से उसका एक्सेस हम तक ना हो, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा बहुत कुछ उस पर ही निर्भर हो चुका है। और इसके लिए, उस एनर्जी को मीट आउट करने के लिए हम, हमारा देश, हमारा समाज दूसरे देशों में जहाँ पैदा हो रहा है उस पर निर्भर है। तो हम किसी पर बुरी तरह निर्भर हैं, और जब आप किसी पे बुरी तरह निर्भर होते हैं तो वो उसका फायदा भी उठाता है, उसका नुकसान हम ही को झेलना होता है। तो एनर्जी डिपेंडेंसी सोचिए कि अगर हम भारत देश, समाज, शहर, कोई भी एनर्जी डिपेंडेंट है तो वो कितने चमत्कार स्वयं कर सकता है। फिर वो जब कोई प्रेशर नहीं फील करेगा किसी का, तो अपने इनोवेशंस कितने ज्यादा कर सकता है। और फिर क्या है कि सिर्फ बात एनर्जी और उसके ट्रांजैक्शन की नहीं होती। आप 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, तो 7 लाख करोड़ रुपया भारत में ही अगर लग जाए इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग, तो भारत की इकोनॉमी में फायदा आएगा। जो हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे बच्चे यार हैं, तो नई जनरेशन है, वो जो काम करना चाहती है, ये उनकी तनख्वाह होगी, ये उनके बिजनेस में जाएगा। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी जनता, हमारे दर्शकों, हमारे समाज के लिए, उसके जीवन पर असर डालता है। और हो सकता है कोई हो आप में से जिनको ये पता चले और वो टेक्निकली साउंड हो, वो इसमें कुछ काम करना चाहें, दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर मेल आईडी। और उसके बाद देखते हैं कि हम इसमें आगे और कैसे। और ये जानकारियां बड़ी जरूरी हैं अपने आप के लिए भी, कि भारत ग्रो कर रहा है, अद्भुत तरीके से ग्रो कर रहा है। और ग्रो करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है एनर्जी। तो एनर्जी में भी ग्रो कर रहा है, एनर्जी में भी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। तो रंजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतना, इतनी अद्भुत जानकारी हम लोग से शेयर करने के लिए। और क्या है कि ये सब टीवी पे तो कोई ये सब बात करता नहीं, वहां तो चिकम चिल्ली चल रही है अलग तरीके की। तो आपने बताया, दर्शकों को पता चली, दर्शक शेयर जरूर करें।
हो सकता है आपके माध्यम से कोई बच्चे को पता चले, वो बच्चा इसमें काम करने लगे, कोई फैक्ट्री ओपन कर ले, कोई कर ले, एनीथिंग कैन हैपन और ये सिर्फ आप एक लाइक करेंगे, आप एक शेयर करेंगे, इससे भी हो सकता है। तो यही जी। रिक्वेस्ट है, बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक्निकली हमारा आपसे वादा है कि हम और रंजय भाई टेक्निकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आएँगे और ना सिर्फ यहाँ बैठ के स्टूडियो में, बल्कि इंस्टीट्यूट्स में जाके जिन लोगों ने टेक्निकली अपने आप को बहुत एनरिच किया है एंटरप्रेन्योर से, उनसे बात करके भी हम ये जानकारियाँ आप तक लेकर आएँगे ही आएँगे। तो हमें सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। रंजय भाई कोई क्लोजिंग कमेंट हो तो आप दे सकते हैं प्लीज़। क्लोजिंग कमेंट में जैसा हम आपने बताया कि आने वाले टाइम पे जो है हम लोग बहुत सारे विषय पे तो बात करने ही वाले हैं। तो उस विषयों में अगर मान लीजिए कोई दर्शक है आपका या हमारे प्रारंभ का कोई दर्शक है, कोई जानना चाहता है किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में। मान लीजिए कि कोई किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी बिज़नेस आइडिया के बारे में, वो कमेंट में बता सकता है। हम लोग उसके बारे में जो हमारी अपनी जानकारी होगी, वो हम ज़रूर साझा करेंगे और अगर मान लीजिए उसके बारे में क्योंकि आप हर चीज़ जान नहीं सकते, वी आर नॉट जैक, हुँ, ठीक है? हम हुँ, जो जानते हैं उसी पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी विषय या सब्जेक्ट या चीज़ है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशंस इकट्ठा करके वो हम आगे ज़रूर प्रस्तुत करेंगे, अगर आपका वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न रहा तो। जी। और साथ में ये सर कि सिर्फ ऐसा नहीं कि दर्शक जानना चाहते हैं, दर्शक बताना भी चाहते हैं। दर्शक भी हमारे बड़े गुणी लोग हैं, सुधीजन हैं और ज्ञानवान हैं। उनके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम चाहेंगे हमसे भी शेयर करें, ताकि हम भी समृद्ध हों। ये ज्ञान का आदान-प्रदान हो, एक तरफ़ा वाचन नहीं वाचना नहीं है हमें। तो थैंक यू दर्शकों, हमें सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजय भाई। थैंक यू। नमस्कार।